तो हाँ प्यारे बच्चों, जय माता दी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो फाइनली कक्षा 10 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है आपके वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स आपके वो तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट नोट्स देने वाला हूं इस चैप्टर के, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स है उसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो जियोग्राफी वाली जो बुक है आपकी, जो भूगोल वाली बुक है, उसके भी कंप्लीट जो चैप्टर हैं उनके नोट्स के जो वीडियो हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शानदार नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि नोट्स परचेज करने के लिए आपको जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से आपको संपर्क करना है। और देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आपका क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती हैं। और ये कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन व नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं। और इन कंपनियों में पूंजी निवेश है वो अधिक होता है। और इन कंपनियों की इकाइयों का जो आकार है वो भी क्या होता है, विशाल होता है। और उत्पादन की मांग व पूर्ति है वो बड़े पैमाने पर होती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती हैं। और ये कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं। और इन कंपनियों में जो पूंजी निवेश है वो क्या होता है, अधिक होता है। और इन कंपनियों की जो इकाइयां हैं उनका आकार कैसा होता है, विशाल होता है। और उत्पादन की जो मांग है और जो पूर्ति है वो बड़े पैमाने पर होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किन प्रदेशों में अपने कार्यालय व उत्पादन के कारखाने हैं वो स्थापित करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिल सके, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण। अब देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा दूसरे जो देश हैं, दूसरे जो कंट्री है उनमें अब जो उत्पादन है उस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, इसमें 3 तरीकों से हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका क्या है कि संयुक्त उत्पादन द्वारा। अब संयुक्त उत्पादन द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। और संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ प्राप्त होता है कि कभी कभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कुछ देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। और संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी है उसको क्या होता है, दोहरा लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप देख सकते हैं कि स्थानीय जो कंपनियां हैं वो खरीद कर भी हम कर सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपने उत्पादन का विस्तार करते हैं। और अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो यह आसानी से कर सकती हैं। उसके बाद में देखिए, तीसरा तरीका क्या है। अब तीसरा तरीका आप देख सकते हैं कि छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित कर सकती हैं कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का क्या देती हैं, ऑर्डर देती हैं।
और यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको जरूर ध्यान देना है कि जो फोर्ड मोटर्स हैं वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये आपको ध्यान देना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर्स, और यह विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स ने भारत में 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किन स्थितियों में किसी देश में उत्पादन इकाई है वो स्थापित करती हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसमें पहला जो पॉइंट मैंने लिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के क्या हो, समीप हो, उसके नज़दीक हो। और दूसरा पॉइंट है कि जहां कम लागत पर कुशल श्रम व अकुशल श्रम उपलब्ध हो। और तीसरा पॉइंट है कि जहां उत्पादन के अन्य तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और 4 नंबर है कि जहां सरकारी नीतियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या हो, अनुकूल हो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विदेश व्यापार हैं और जो बाजार हैं उनका एकीकरण किस प्रकार से है। तो देखिए विदेशी व्यापार दूसरे देशों में बाजारों को क्या देते हैं, सहूलियत देते हैं, परंतु हर देश उन्हीं वस्तुओं का आयात करता है जिसका निर्माण वह अपने देश में नहीं करता या उनके देश में उनका उत्पादन कम है। इसी तरह निर्यात भी उन वस्तुओं का किया जाता है जो अपने देश में ज़रूरत से क्या हो, ज़्यादा हो, अधिक हो, या दूसरे देशों के मुकाबले उनका उत्पादन सस्ते दामों पर अपने देश में किया जा रहा हो। और उसके बाद में देखिए वैश्वीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण की मैं आपको 2 परिभाषा बता रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो परिभाषा आप याद कर सकते हैं। तो इसमें पहली परिभाषा है कि विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। दूसरी परिभाषा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भी क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो 2 परिभाषा मैंने आपको बताई है, दोनों आपको तैयार करनी है। और इसमें नोट है, ये आपको जरूर याद रखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो वैश्वीकरण है उसकी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। और उसके बाद में है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब देखिए वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कारक है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से जो प्रगति हुई है, और दूसरा है कि निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का उदारीकरण, और तीसरा कारक है कि विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग, और 4 नंबर कारक है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी इकाइयां तथा कार्यालय भारत में स्थापित करना। तो ये वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव है। तो इसके 3 प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं, तीनों प्रभाव आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें पहला प्रभाव क्या है कि वैश्वीकरण में भारतीय उत्पादकों को वस्तुओं और सेवाओं के अनेक विकल्प मिले हैं तथा भारतीय उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रभाव क्या है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप भारत में विदेशी निवेश है वो बढ़ा है, जिससे देश में उत्पादन और रोजगार की भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और तीसरा प्रभाव क्या है, तीसरा प्रभाव आप देख सकते हैं कि उत्पादकों एवं श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव है वो नहीं पड़ा है। उसके बाद में वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो वैश्वीकरण है उसमें संचार प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें पहला उपयोग है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या किया है, उत्प्रेरित किया है। और दूसरा उपयोग है कि परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार ने लंबी दूरियों तक कम लागत पर वस्तुओं की तीव्रतम आपूर्ति है उसको संभव बनाया है। और तीसरा उपयोग है कि प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में,
यहाँ से पूछा जा सकता है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अच्छे से याद रखना है कि चीन ऐसा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो कौन सा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो उस देश का नाम है प्यारे बच्चों आपके चीन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विदेश व्यापार। अब देखिए विदेश व्यापार क्या होता है। तो विदेश व्यापार की परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है। तो दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? विदेश व्यापार कहलाता है। और विदेश व्यापार देशों के बाजारों को जोड़ने में क्या होता है? सहायक होता है। और तथा यह उत्पादकों के घरेलू बाजारों के बाहर पहुंचने का अवसर है वो भी क्या करता है? प्रदान करता है। उसके बाद में है विदेशी निवेश। अब देखिए प्यारे बच्चों विदेशी निवेश क्या होता है? तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद में है व्यापार अवरोधक। तो व्यापार अवरोधक क्या होता है कि विदेशों से होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध क्या कहलाता है? व्यापार अवरोधक कहलाता है। उसके बाद में विदेशी व्यापार का उदारीकरण। अब देखिए विदेशी व्यापार है उसका उदारीकरण किसे कहते हैं, या विदेशी व्यापार का उदारीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? या फिर शॉर्टकट में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उदारीकरण को परिभाषित करो या उदारीकरण किसे कहते हैं। तो विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित जो अवरोध है और जो प्रतिबंध है उनको हटाने की जो प्रोसेस है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विदेशी व्यापार का उदारीकरण कहलाती है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है और उस सीमा को हम क्या कहते हैं? कोटा कहते हैं। तो कोटा किसे कहते हैं? सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय करती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोटा। उसके बाद में है विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर निगरानी करना, उसे प्रोत्साहित करना और उदार बनाना। और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानून बनाता है। विश्व व्यापार संगठन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी देशों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे। और यहाँ पर नोट है, इस नोट को आपको जरूर याद रखना है कि सन 2011 में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश थे? तो 153 देश हैं वो सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो उसके कौन कौन से संघर्ष हैं? तो इसमें पहला है कि सरकारी नीतियों से देश के धनी व प्रभावशाली लोगों के साथ साथ देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। और दूसरा संघर्ष है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक जो मजदूर हैं उनको कानूनों का उचित ढंग से क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार भी क्या मिले। तीसरा संघर्ष क्या है कि सरकार को छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक सहायता करनी चाहिए जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। और 4 नंबर संघर्ष है आपके, 4 नंबर संघर्ष आप देख सकते हैं कि सरकार को विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के लिए समान हित वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपके बन सकता है कि तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक है वो किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक है वो किसके द्वारा भेजी जा सकती है? इंटरनेट के द्वारा भेजी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।